गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो पी ब्लॉक में ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जनरल इंट्रोडक्शन एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आज दूसरे लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। और बच्चों कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे? हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हाइड्राइड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, और ऑक्साइड के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी हैलाइड, ऑक्साइड और हाइड्राइड, इन तीन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से केमिकल रिएक्टिविटी चेंज होती है। क्लियर? तो चलो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बच्चों, ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है भाई, केमिकल रिएक्टिविटी का जो ट्रेंड्स हैं वो किस तरह से चेंज होता है। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो ग्रुप 16 के जितने भी एलिमेंट हैं, अगर वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे बच्चों? हाइड्राइड बनेंगे। सिंपल सी बात है ना। तो दे फॉर्म हाइड्राइड्स, है ना। बहुत सिंपल चीज है। देखो, अगर हेलोजन के साथ रिएक्शन होती है तो हैलाइड, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो ऑक्साइड, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है तो हाइड्राइड, है ना। अच्छा, जो हाइड्राइड हैं उनका जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए बच्चों? इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है H2E, और E का मतलब होता है इनमें से कोई सा भी एक एलिमेंट ले लो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम वगैरह वगैरह, है ना। E का मतलब ये हुआ। क्लियर? तो बच्चों यहां पर जो हमारा 16 ग्रुप का एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए? -2। ये तो होगा क्योंकि H क्या है, +1 है, तो 2 + 1 और 2 - 2 हो जाए। क्लियर? तो जनरली हाइड्राइड बनाते हैं, और किस टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं? H2E टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। अब देखो बच्चों, कौन कौन से हाइड्राइड बनेंगे। नंबर वन हमारे पास है, पहला हाइड्राइड है H2O यानी वाटर, दूसरा हाइड्राइड है H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, तीसरा हाइड्राइड है H2SE, देन H2TE, और लास्ट में H2PO, है ना। देखो ये वाला एलिमेंट हमने लिखा है, बस E की जगह में ये लिख दिया, सारे के सारे क्या बन गए हमारे पास? हाइड्राइड बन गए। क्लियर? अच्छा, अब इनमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, यानी जब मैंने ग्रुप 15 बताया था तो वहां पर हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की थी ग्रुप 15 के हाइड्राइड में। वही सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरी चीज, जो कंसेप्ट मैंने वहां बताए थे सेम टू सेम कंसेप्ट यहां भी रहने वाले हैं। तो अगर वहां के कंसेप्ट आपने समझ लिए थे तो यहां के कंसेप्ट को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। तो बच्चों क्या क्या पढ़ेंगे? देखो हाइड्राइड में नंबर 1 थर्मल स्टेबिलिटी। क्लियर? दूसरा पढ़ने वाले हैं हम एसिडिक नेचर, है ना। तीसरा पढ़ने वाले हम रिड्यूसिंग पावर। चौथा पढ़ने वाले हम बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्ड एंगल। क्लियर? तो हाइड्राइड के बारे में अक्सर इन चीजों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बच्चों, नंबर 1 थर्मल स्टेबिलिटी पे हम डिस्कस करेंगे पहले। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया था कि थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगनी है। अगर किसी बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू उस बॉन्ड को तोड़ने में जिसको कम एनर्जी लग रही है। ये तो है ना। ज्यादा ताकत लगेगी, चीजें मजबूत होंगी, कम ताकत लग रही है, चीजें इजिली ब्रेकेबल यानी कमजोर है। ये तो हुआ। तो यहां पर कौन सा बॉन्ड हमारे पास है? यहां पर बच्चों जो बॉन्ड है वो है एलिमेंट ऑक्सीजन फैमिली का और H और E के बीच में बॉन्ड है। ठीक है। अच्छा,
यहां पर O और H के बीच में बॉन्ड है, यहां पर S और H के बीच में, यहां पर SE और H के, इस तरह से ये पूरा के पूरा बॉन्ड। ठीक, अब आपने इस बॉन्ड को तोड़ना है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने में जितनी भी एनर्जी लगेगी वो डायरेक्टली किसके कॉरस्पॉन्ड होगी, थर्मल स्टेबिलिटी की। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ये सबसे नीचे है, ये सबसे ऊपर है, ऐसा है ना। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जो बॉन्ड लेंथ है H और E के बीच वो बढ़ती है। तो यहां पर मान लिया जाए बॉन्ड लेंथ H और O के बीच इतनी है, और जैसे जैसे आप नीचे आए तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, ऐसे हुआ। अब देखिए, अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड वीक होगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती है। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो उस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा एज कंपेयर टू छोटे बॉन्ड को। तो अब मुझे बताइए किसको तोड़ना आसान है, इसको तोड़ना आसान है, इसको तोड़ना मुश्किल है। ठीक है भाई, तो स्टेबल बॉन्ड कौन सा हुआ, ये ज्यादा स्टेबल हुआ एज कंपेयर टू दिस। तो बच्चों, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है। क्लियर, ये तो हुआ ना, समझ में बात आ गया। तो थर्मल स्टेबिलिटी विल डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अब थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, H2O की सबसे ज्यादा, H2S की उससे कम, H2Se की और कम, H2Te की और कम, और H2PO की और कम। ऐसा ही सेम ट्रेंड हमने ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली में भी पढ़ा था। क्लियर, ठीक। तो ऊपर से नीचे आने पर थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है। रीजन क्या होता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो उस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा एज कंपेयर टू छोटे बॉन्ड को तोड़ने से। क्लियर हो गया, समझ में बात आ गई। ठीक है, अब दूसरी चीज हम बात करते हैं, एसिडिक नेचर। व्हाट इज एसिडिक या व्हाट आर एसिड्स। एसिड वो कंपाउंड होते हैं जो H प्लस आयन को देते हैं, है ना। तो बच्चों, यहां पर हाइड्रोजन होने की वजह से ये एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहां निकल गए, H यहां निकल गया, है ना, तो ये H प्लस डोनेट कर सकते हैं, दे कैन डोनेट H प्लस। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दे आर एसिडिक इन नेचर। तो सारे एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, लेकिन कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सवाल पैदा होता है। अब कैसे पता करेंगे, जो H प्लस आयन को जल्दी दे देगा, ये तो है ना, जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा, या जो H आयन को जल्दी दे देगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाएगा। ये तो हुआ सेम टू सेम, क्योंकि एसिड सारे हैं, सारे H देते हैं, लेकिन आप डिसाइड कैसे करोगे कौन अच्छा एसिड है, कि जो जल्दी अपने बॉन्ड को ब्रेक करके H प्लस आयन को दे देगा। अगेन सेम कहानी वही आ रही है, थर्मल स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है, बॉन्ड ब्रेक। मैंने अभी एक वर्ड इस्तेमाल किया था, बॉन्ड ब्रेक। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, यहां पर है O और H, और यहां पर है PO और H। क्लियर, PO और H का जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू OH। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। तो बच्चों, इस बॉन्ड को तोड़ना इजी है, इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। तो यहां पर जो H निकल रहा है वो थोड़ा सा मुश्किल निकल रहा है, यानी देरी से निकल रहा है ना, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने में टाइम लग रहा है। ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, तो यहां पर जो H है वो जल्दी रिलीज होगा। क्लियर है ना। तो यहां पर हम लोग एसिडिटी को किस तरह से कंपेयर कर रहे हैं कि H कौन जल्दी देता है। तो बच्चों, जिसका बॉन्ड जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा वो H जल्दी देगा, तो उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, समझ में बात आ रही है ना। तो एसिडिटी ऑर्डर जो है ऊपर से नीचे बढ़ेगा, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही है, बॉन्ड ब्रेक इजी हो रहा है, यानी जल्दी हो रहा है, तो एसिडिटी बढ़ेगी, क्योंकि H प्लस आयन जल्दी निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर जो है एसिडिटी का जो ऑर्डर होगा वो एकदम रिवर्स हो जाएगा। H2PO ज्यादा, उल्टा लिखना है इसको, है ना बच्चों, H2TE, H2SE, H2S और लास्ट में
H2O। ठीक है, ये बॉन्ड थोड़ा सा मजबूत है तो ये जल्दी से H प्लस आयन को नहीं देगा, लेकिन ये बॉन्ड कमजोर है, जल्दी से H प्लस आयन को दे देगा। ठीक है, क्लियर, समझ में बात आ गई? ठीक है, अब देखो बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो H प्लस आयन या H हाइड्रोजन देते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं, हाइड्रोजन, दे लिबरेट हाइड्रोजन। यहां पर H प्लस आयन नहीं, हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, है ना। अच्छा, अगेन कहानी वही हो रही है थर्मल स्टेबिलिटी पर, है ना। कौन H2 जल्दी रिलीज करेगा? जिसका बॉन्ड कमजोर होगा, ये तो हुआ। तो बच्चों, ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, जैसे मैंने आपको बोला था। तो बॉन्ड कमजोर होगा, उसको तोड़ना आसान होगा, तो उसका हाइड्रोजन जल्दी रिलीज होगा, और जिसका हाइड्रोजन जल्दी रिलीज होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। तो ऊपर से नीचे आने पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर और एसिडिक कैरेक्टर दोनों बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ रहा है, बॉन्ड इजी ब्रेक होगा, जल्दी ब्रेक होगा, तो हाइड्रोजन जल्दी रिलीज होगा। तो सेम कंसेप्ट हो जाएगा बच्चों, H2PO, H2TE, H2SE, NH2S, NH2O। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जो H2O है वो रिड्यूसिंग नेचर शो नहीं करता है, केवल H2S तक की हम यहां पर बात करेंगे, है ना। तो H2O डू नॉट शो रिड्यूसिंग कैरेक्टर। समझ में बात आ रही है ना। तो इन तीनों में हमने क्या देखा? थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी यहां पर घट रही है, यहां पर भी घट रही है। तो थर्मल स्टेबिलिटी घटने से क्या होगा? एसिडिक पावर और रिड्यूसिंग पावर दोनों बढ़ेंगे। क्लियर हो रहा है? अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं आपको बताता हूं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये हो ना, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको ओवरकम करने को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, है ना। अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और अट्रैक्शन फोर्स कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इतना मालूम है ना आपको ना? ठीक है, अब देखो बच्चों, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाएंगे, ऊपर से नीचे आते जाएंगे, ये जो सेंट्रल एटम है इसका साइज बढ़ता जाएगा। ये तो है ना, इसका साइज बड़ा, छोटा, छोटा, छोटा और छोटा। तो सेंट्रल एटम है उसका साइज बड़ा 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 होता जा रहा है। और जब बच्चों सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। तो साइज बढ़ने से वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। तो बोलने का मतलब है, ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ने से वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिस वजह से क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है ना। आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी दो मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए। ठीक है भाई। तो होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, है ना, और उसके बाद जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऐसा होना चाहिए था, ये वाला, आप ऐसा समझ लो, ये वाला ऑर्डर है ना बॉइलिंग पॉइंट का। क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर, जैसे मैंने बोला, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने से वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा फोर्स काम करेगा, स्ट्रांग फोर्स काम करेगा, उनको सेपरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो कहानी ये होनी चाहिए थी कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, क्योंकि साइज सबसे छोटा है, और H2PO का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। लेकिन यहां पर उल्टा हिसाब किताब है, यहां पर H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट को याद करने का तरीका क्या है? ऐसा एक पॉइंट बना रहा हूं, है ना, देखो ये वाला, दिस इज H2O, this is H2S, this is H2SE, this is H2TE,
टी और ये लास्ट वाला H2PO। ठीक है भाई, तो ये एक हमने ग्राफ बना लिया। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां पर हम जो है, पसीना बहुत आ रहा भाई, पसीना 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 पसीना, है ना। ठीक है, तो यहां पर ये जो ग्राफ है किस किस के बीच बन रहा है, बॉइलिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर मास के बीच ग्राफ बन रहा है ना। ठीक है भाई, अब देखो मॉलिक्यूलर मास इस फॉर्म में बढ़ ही रहा है, तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको, देखो H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है और उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट जो है पहले हाईएस्ट, उसके बाद सबसे लोएस्ट और धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अब जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा वो कैसे होगा, H2O इज हैविंग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट और देन H2PO, H2TE, H2, ये तो गलत हो गया, कहां गया भाई, क्या पकड़ लिया मैंने, ऐसे लिखते हैं इसको, है ना। देखो जरा, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर 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 यहां से, ये तो समझ में आ गया आपको ना। हाँ तो चलो ये तो बना लेना आप, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, है ना। H2O, H2PO, H2TE, H2SE और लास्ट में H2S, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हुआ। तो होना क्या चाहता है, H2 सबसे कम होना चाहता है, लेकिन H2 सबसे ज्यादा है और उसके बाद ये ऑर्डर तो फॉलो हो ही रहा है, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो ज्यादा कम कम कम। ठीक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों हुआ जबकि इसका साइज सबसे छोटा है। रीजन, H2O फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या बनाएगा बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। क्यों, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है और आपको मालूम होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया जबकि साइज छोटा है ऑक्सीजन का, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे ज्यादा हो गया। क्लियर, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों का ऑर्डर आपको ऐसे याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट के लिए तो बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बस आपको केवल याद ही रखना है। तो बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी सेम होगा। क्लियर, अब बात करते हैं बॉन्ड एंगल। तो जैसा मैंने आपको बोला था, नाइट्रोजन फैमिली में जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो बॉन्ड एंगल कम होता है। ठीक है, उसका रीजन देखिए, यहां पर मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं H2O बनाता हूं, है ना। तो H2O में क्या होता है बच्चों, दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, तो दीज आर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये वाले, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना, ये वाले लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये वाले बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये वाले बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना। और यहां पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 104.5, 104.5। ठीक है, अच्छा इतना इस पे बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है भाई, इतना ही होता है ना, मुझे लगता है शायद, हाँ इतना ही होना चाहिए भाई, मैं बोल तो नहीं कहूँगा, हाँ ठीक है ठीक। अच्छा अब देखो, यह है सेंट्रल एटम, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा। तो बच्चों ये जो बॉन्ड डिस्टेंस है ना ये भी बढ़ेगी, यानी इस एटम से और H की डिस्टेंस है बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, ये साइज बढ़ेगा, ये डिस्टेंस भी बढ़ेगी। अब जब बच्चों डिस्टेंस बढ़ेगी तो इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन है वो कम होगा, क्योंकि दूर दूर जाएंगे ना। तो जब रिपल्शन कम होगा तो ये पास पास आ जाएंगे, और पास पास आने से जो एंगल है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो इसी वजह से ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड एंगल कम आपको मिलता है, धीरे धीरे बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। रीजन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन विल बी लो, यानी मिनिमाइज। तो हम यहां पे लिखेंगे बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये तो हुआ ना। रीजन,
दिस इज ड्यू टू डिक्रीज रिपल्शन ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो बच्चों देखो, छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन नजदीक है तो रिपल्शन बढ़ेगा तो वाइड होगा, बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर दूर रहेंगे तो वो रिपल्शन कम करेंगे तो बॉन्ड का एंगल कम होता जाएगा। बस यही रीजन है। क्लियर, समझ में आ रहा है? यही रीजन मैंने आपको कब बताया था, कहां पर बताया था, जब हम नाइट्रोजन फैमिली में डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऊपर से नीचे घटना चाहिए, है ना। तो ये वाला बॉन्ड एंगल का ऑर्डर होगा, कौन सा वाला, ये वाला बॉन्ड एंगल का ऑर्डर सेम टू सेम, है ना। तो यहां पर हम लिख देते बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। ठीक है भाई। तो ये बच्चों 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली है, और आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा कि क्या कौन से फैक्टर हैं जो इन सारी प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। तो फटाफट से नोट करते जाओ, है ना। ठीक है, अच्छा जी। अब बात करते हैं बच्चों, पहले मैं जरा पानी पी लूं, है ना। ऑक्साइड्स, भाई यहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास है रिएक्शन विद क्या, ऑक्सीजन। और जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ऑब्वियसली क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, है ना। तो ये भी ऑक्साइड बनाते हैं। तो बच्चों यहां पर लिखेंगे दूसरा, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, है ना। तो जब बच्चों कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, दे फॉर्म ऑक्साइड्स। क्या बनाएगा, ऑक्साइड्स। और ऑक्साइड यहां पर दो टाइप के होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला होता है, एक होता है बच्चों EO2 और दूसरा होता है EO3। यानी एक बनेगा डाई ऑक्साइड और दूसरे बनेंगे ट्राई ऑक्साइड, है ना। अच्छा, ऑक्साइड में दो चीजें पूछी जाती है मोस्टली। एक तो उनका एसिड है, बेस है, एम्फोटेरिक है, यानी एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में पूछा जाता है। और दूसरा उनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जाता है। दो ही प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है, तो इन्हीं दो प्रॉपर्टी पर डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो पहले देख लेते हैं बच्चों की कौन कौन से ऑक्साइड हमारे पास है। तो जैसे हम डाइऑक्साइड इधर लिखेंगे और ट्राइऑक्साइड इधर लिखेंगे, है ना। और यहां पर हम एलिमेंट लिखेंगे OSSETENPO, है ना। तो ऑक्सीजन डाइऑक्साइड तो नहीं बनाता, केवल ट्राइऑक्साइड बनाता है। कौन सी फॉर्म में, ओजोन के फॉर्म में, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है। क्लियर, यहां पर भी ऐसी गेम होगा, है ना। यहां पर भी डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड दोनों बनाएंगे। पोलेनियम केवल डाइऑक्साइड बनाता है, ट्राइऑक्साइड नहीं बनाता है ना, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 तो नहीं होता, प्लस कितना होता है, +4 में होता है। ठीक है, डाइऑक्साइड, ये डाई सॉरी, है ना, ट्राई नहीं डाई। क्लियर, बस। तो कौन कौन एलिमेंट कौन कौन से ऑक्साइड बनाता है मैंने आपके सामने लिख लिया, है ना। कौन डाइऑक्साइड बनाएगा, कौन ट्राइऑक्साइड बनाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि कौन एसिडिक है, कौन एम्फोटेरिक है, कौन बेसिक है। तो ये जो ट्राइऑक्साइड है ना, ये तीनों एसिडिक होते हैं। अगर मैं डाइऑक्साइड की बात करूं तो ये दो एसिडिक है, ये एम्फोटेरिक है और ये स्लाइटली बेसिक है। ये स्लाइटली बेसिक है क्योंकि मेटल होता है ना। तो ये इनका हमने एसिडिटी और बेसिसिटी लिख लिया। क्लियर। अच्छा, आप एक चीज मैं आपको थोड़ा और बता दूं, ये तीनों 1 2 और 3 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और O3, दे आर इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। आपको पता ना, ओजोन भी गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस होती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस होती है। बाकी सारे जो एलिमेंट है
आर सॉलिड फॉर्म में होता है, बस। ये गैस और ये सॉलिड, लिक्विड में कोई नहीं होता है ना। अच्छा, अब इनकी हम बात करते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इस पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। अच्छा, पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, यहां पर जो SO2 है वो वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। और बच्चों जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है हम केवल डाइऑक्साइड के केस में करेंगे, ट्राइऑक्साइड के केस में नहीं करेंगे। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड, बस, ठीक है, ध्यान रखना। तो डाइऑक्साइड में SO2 सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो हमारे पास POO2 है, POO2 तो नहीं, TeO2 करेंगे हम, नॉट POO2, नीचे जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। TOO2 है ना, इट इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब लिख तो लिया भाई कि अब प्रूफ करेंगे कि क्यों SO2 रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है और क्यों TeO2 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो बच्चों, जो सल्फर है, ठीक है, सल्फर की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक होती है +4 और दूसरी होती है +6, ठीक है। मोस्टली सल्फर +4 और +6 में एग्जिस्ट करता है, और भी पॉसिबल है ना। अब ये मुझे बताइए कि दोनों में स्टेबल कौन है। दिस इज मोस्ट स्टेबल, इसकी +6 ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू +4, ठीक है भाई, समझ में आता है। +6 इज मोर स्टेबल देन +4। तो सल्फर चाहेगा कि वो +6 में ज्यादा रहे एज कंपेयर टू +4। तो अब मुझे बताइए कि अगर जब मैं SO2 को लेता हूं तो SO2 में कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर इसका +4, यानी +4 में एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर ये SO3 में कन्वर्ट हो जाए तो SO3 या SO4 माइनस जो भी हो, ये +6 में आ जाता है। ये तो हुआ SO3 या फिर SO4 माइनस, है ना, क्लियर भाई। तो सल्फर चाहेगा कि वो SO2 से SO3 या SO4, मोस्टली SO4 होता है, SO3 तो कम देखने को मिलता है क्योंकि उसके साथ कोई ना कोई और एलिमेंट ऐड होगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड ही बनाता है मोस्टली, तो मोस्टली वो SO4 में एग्जिस्ट करने की, SO4 में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, है ना। तो +4 से वो +6 में जाने की कोशिश करेगा। तो जब बच्चों +4 से +6 में जाएगा तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब अपना ऑक्सीडेशन, तो दूसरे का रिडक्शन, सीधी सी बात है। तो इसीलिए बच्चों सल्फर +4 से +6 में जाते हैं तो खुद का ऑक्सीडेशन करता है और दूसरे का रिडक्शन करेगा। चल भाई तेरा मैं रिडक्शन करता हूं। तो इसीलिए SO2 एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्लियर हो गया। दूसरी बात, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो +4 ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू +6, क्या पता था, इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। तो टॉप टू बॉटम +4 इज मोर प्रिडोमिनेंट एज कंपेयर टू +6, ये तो बात। तो बच्चों जब हम नीचे की तरफ आते हैं, यानी अगर मैं TeO2 की बात करूं तो TeO2 किस में रहना चाहेगा, वो कम से कम ऑक्सीडेशन नंबर में रहना चाहेगा, +4 हो गया, +2 हो गया, कम से कम रहना चाहेगा क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट है, ठीक है। इसीलिए जो हमारा TeO2 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या खुद का रिडक्शन और दूसरे का ऑक्सीडेशन। खुद का रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, तो वो तो चाहेगा कि वो +6 से +4 में चला जाए, तो उसके लिए बच्चों उसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना, ठीक।
तो यही रीजन है कि सल्फर डाइऑक्साइड अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और TiO2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसीलिए ऊपर से नीचे आने पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कम होती है ना, रिड्यूसिंग पावर। बस तो SO2 की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू TiO2 या PO2, धीरे धीरे रिड्यूसिंग पावर कम होगी और ऑक्सीडेशन पावर बढ़ेगी। ठीक है भाई, समझ में बात आ गई। तो बस ये हम ऑक्साइड के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, नोट करो जरा फटाफट से, फिर बात करते हैं हैलाइड की। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है ना। अच्छा चलो, अब बात करते हैं रिएक्शन विद हैलोजन, है ना। तो कोई भी एलिमेंट जब हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है बच्चों, हैलाइड बनाता है। तो यहां पर भी हैलाइड बनेंगे। ठीक है, अब किस टाइप के हैलाइड बनेंगे और उनकी क्या खास बात है ये हम आप डिस्कस करेंगे, है ना। चलो देखो, नेक्स्ट टाइम बात करते हैं नंबर 3, रिएक्शन विद हैलोजेंस, है ना। तो दे फॉर्म हैलाइड्स। ठीक है, और बच्चों यहां पर जो है 3 टाइप के हैलाइड बनते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला है EX2 यानी डाइहैलाइड, EX4 यानी टेट्राहैलाइड और EX6 यानी हेक्साहैलाइड। समझ बात आ रही, दिस इज डाइहैलाइड, है ना, डाइहैलाइड, दिस इज टेट्राहैलाइड। जितने हैलोजन वैसे ही उसका नाम, और ये हो गया बच्चों हेक्साहैलाइड। ठीक है, नाम तो पता ही होगा आपको। चलो, सबसे पहले हम हेक्सा, फिर टेट्रा, फिर डाई इनकी बात करते हैं। तो पहला हम लिखेंगे हेक्साहैलाइड्स। ठीक है बच्चों, ठीक। अच्छा, एक और चीज इससे पहले आपको जाननी है, जब हम हेक्साहैलाइड या टेट्राहैलाइड या फिर डाइहैलाइड की बात करते हैं तो कौन से हैलोजन के कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होंगे, फ्लोराइड के, क्लोराइड के, ब्रोमाइड के या आयोडाइड के, है ना, क्योंकि हैलोजन हमारे पास 4 है ना। तो बच्चों जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है हैलाइड का वो इस तरह आता है। क्या लिखा मैंने, ये देखिए, ये यानी इन ग्रुप के एलिमेंट के अगर फ्लोराइड होंगे तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, है ना। तो चाहे वो डाई हो, चाहे वो टेट्रा हो, चाहे वो हेक्सा हो, यानी जो फ्लोराइड बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड, देन आयोडाइड। आयोडाइड तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। क्लियर हो रहा है। तो चाहे हेक्सा हो, चाहे डाई हो, चाहे टेट्रा हो, फ्लोराइड विल बी मोर। ठीक है भाई, तो चलो हम बात करते हैं सबसे पहले हेक्साहैलाइड। तो हम फ्लोराइड की बात करेंगे ज्यादातर इसमें, है ना। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों ओनली हेक्सा फ्लोराइड्स आर मोस्ट स्टेबल एज कंपेयर टू अदर हैलाइड, जैसा मैंने आपको बोला था, है ना। अच्छा, रीजन क्या है कि फ्लोराइड ज्यादा स्टेबल है? इसका रीजन है बच्चों स्टेरिक हिंड्रेंस। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं हो पाती है, और अगर ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होगी तो बॉन्ड सही से नहीं बनेगा, तो इजीली टूट जाएगा, तो वो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर। तो ओनली हेक्सा फ्लोराइड आर मोस्ट स्टेबल, और हेक्सा फ्लोराइड में भी केवल सल्फर के फ्लोराइड ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट, यानी SF6 इज मोस्ट स्टेबल बजाय SeF6 और TeF6। ठीक है भाई, पहले तो फ्लोराइड ज्यादा स्टेबल है, फ्लोराइड में भी सल्फर के फ्लोराइड, सल्फर के हेक्सा फ्लोराइड, है ना, ये ज्यादा स्टेबल होंगे। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ठीक है भाई, तो यहां पर लिखो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, है ना बच्चों। अच्छा, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो है SF6, है ना।
अच्छा, इसके स्ट्रक्चर के बारे में आप जानते हैं? देखो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बच्चों, देखो सल्फर यहां पर है 1 2 3 4 5 और 6, यानी सल्फर 6 साइड से फ्लोरीन से घिरा होगा। और वो 6 साइड कौन सी हैं बच्चों? जैसे मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया था, आगे पीछे, ऊपर नीचे और बाएं दाएं। तो अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनता है, दैट विल कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर? और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में बच्चों जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है? sp3d2, है ना? ये तो हुआ। और जो बॉन्ड एंगल होगा, हर किसी बॉन्ड के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनता है? 90 डिग्री। देखो ना, ऐसा है ना, इधर इधर 2, आगे पीछे 2, ऊपर नीचे 2, तो एवरी बॉन्ड हैज 90 डिग्री एंगल। ठीक है, बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर? हर कोई बॉन्ड एक दूसरे से 90 डिग्री पे सिचुएट होगा। समझ में बात आ रही है? तो ये SF6 है। क्लियर? अच्छा, एक चीज और आपको याद रखनी है, जो SF6 है वो अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो कुछ होगा? रिएक्शन नहीं होगी। रीजन है बच्चों कि जो ये फ्लोरीन एटम है ना, ये सल्फर को प्रोटेक्ट करते हैं बाय फ्रॉम द अटैक ऑफ वाटर। यानी जब वाटर जो है सल्फर पर अटैक करने वाला होता है तो ये चारों तरफ से इसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, इसीलिए कभी भी SF6 का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे बच्चों ड्यू टू प्रोटेक्शन बाय फ्लोरीन एटम, है ना? बस ये रीजन है। तो भाई इतना आपको ये हेक्सा हैलाइड के बारे में पढ़ना है, केवल SF6 के बारे में ज्यादा पूछा जाता है ना? क्लियर? तो नोट करो जरा फटाफट से। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं टेट्राहेलाइड। टेट्राहेलाइड में भी हम केवल फ्लोरीन के हैलाइड और जो सल्फर बनाता है उसी पर डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ बच्चों सल्फर के ही हैलाइड के बारे में हम डिस्कस करेंगे और सल्फर के फ्लोराइड के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे, है ना? तो दूसरा हमारे पास है टेट्राहेलाइड, है ना? टेट्राहेलाइड्स। ठीक है, टेट्राहेलाइड में भी कौन स्टेबल होता है? फ्लोराइड। और फ्लोराइड भी किसके स्टेबल होंगे? सल्फर के। ठीक है, ओनली फ्लोराइड्स ऑफ सल्फर आर मोस्ट स्टेबल, है ना? तो अगर मैं आपको बोलूं कि SF4 इज मोर स्टेबल देन SeF4 एंड TeF4, है ना? तो देखो यहां पर भी स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? सल्फर के फ्लोराइड की। और टेट्राफ्लोराइड में क्या होगा? SF4 बनेगा। चलो इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बच्चों, S को रखो सेंटर में, 1 2 3 4 और यहां पे एक लोन पेयर होता है। एक लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर बनते हैं, ना? बना के देख लेना आप, F F F F, है ना? अच्छा देखिए, ये जो ज्योमेट्री है ना, ये बनती है बच्चों सीसो ज्योमेट्री। और ये जो दोनों बॉन्ड है, इन दोनों बॉन्ड को हम बोलेंगे ए, यानी एक्सियल, ए फॉर एक्सियल बॉन्ड, जैसा आपने PCl5 में पढ़ा था। 1 2 3, ये तीनों कौन सी पोजीशन पे है? ये है इक्वेटोरियल पोजीशन पर, तो इनको हम बोलेंगे ई, इक्वेटोरियल। तो इस पर बच्चों एक सवाल ऐसा पूछा जाता है कि जो हमारा लोन पेयर है वो एक्सियल पोजीशन पर होता है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर होता है? तो आपका जवाब क्या होगा?
द लोन पेयर मस्ट बी लाई इन इक्वेटोरियल पोजीशन। और ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों जब ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर होता है तो जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का रिपल्शन होता है वो मिनिमाइज होता है, इसीलिए इसकी सीसो ज्योमेट्री बनती है। अगर ये कहीं और होगा तो ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी इसकी, है ना। तो अगर मैं इसके हाइब्रिडेशन की बात करूं तो हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए बच्चों? 1 2 3 4 5 यानी sp3d, ये तो होना चाहिए sp3 हाइब्रिडेशन। क्लियर? और ज्योमेट्री कौन सी होगी? सीसो ज्योमेट्री। क्लियर हो रहा है ना? तो यहां पर हम एक लाइन लिखेंगे, द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मस्ट occupy one of the इक्वेटोरियल पोजीशन, कभी भी एक्सियल पे नहीं जाएंगे। दिस मिनिमाइज बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर रिपल्शन, है ना। तो जब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, एक और चीज SF4 के बारे में, है ना। जो बच्चों SF4 होता है वो एज ए लिविस बेस एंड लिविस एसिड दोनों की तरह काम करता है। अभी देखो नई चीज आ गई, आपने अलग अलग तो पढ़े होंगे लेकिन ये दोनों काम करता है, लिविस बेस भी काम करता है, लिविस एसिड भी काम करता है। रीजन देखो, लिविस बेस वो कंपाउंड होते हैं जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, तो इसके पास लोन पेयर है, इट कैन डोनेट लोन पेयर, है ना। ड्यू टू डोनेशन ऑफ लोन पेयर, है ना। ये समझ में आ रही बात? भाई लोन पेयर है, डोनेट कर सकता है तो लिविस बेस की तरह काम करेगा। और लिविस एसिड क्यों? देखो यहां पर जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है? +4। 2 और बॉन्ड पॉसिबल है इसकी तरह, SF6 की तरह। तो 2 बॉन्ड पॉसिबल है, मतलब इसकी कोवैलेंसी अभी 2 अंक बढ़ सकती है। तो जब इसकी कोवैलेंसी बढ़ सकती है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करेगा। डोनेट करेगा तो लिविस बेस, एक्सेप्ट करेगा तो लिविस एसिड। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे इट कैन एक्सेप्ट, क्या लिख रहा हूं? इट कैन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मत लिखो, हाँ चलो ठीक है ठीक है। इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पेयर एंड कैन एक्सटेंड इट्स कोवैलेंसी। कहां तक? 6 तक हो सकती है। ठीक है, ये तो अभी +4 है, बाद में +6 हो सकती है। तो इसीलिए ये लिविस एसिड और लिविस बेस दोनों की तरह काम करता है, डुअल नेचर। क्लियर? चलो अब लास्ट बात कर लेते हैं बच्चों डाई हैलाइड्स एंड मोनो हैलाइड्स पर। ठीक है, तो टेट्रा हैलाइड हो गया। अब बात करते हैं डाई हैलाइड्स, है ना। तो डाई हैलाइड और मोनो हैलाइड में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसके बारे में आपको पढ़नी है। ठीक है, तो तीसरी चीज़ हमारे पास है डाई हैलाइड्स, है ना। यहाँ पर भी सल्फर के डाई हैलाइड ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट हैलाइड्स, है ना। तो देखो डाई हैलाइड कौन कौन से हमारे पास बनेंगे? यहाँ पर डाई हैलाइड बनेंगे बच्चों हमारे पास SCl2, है ना। दिस इज सल्फर डाई क्लोराइड, और दूसरा है SF2, दिस इज डाई हैलाइड, है ना। तो सल्फर के डाई हैलाइड ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू अदर डाई हैलाइड, जैसा मैंने आपको बोला, है ना। आप देखो डाई, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, है ना। SCl2 का स्ट्रक्चर ही देखना है बस आपको। तो SCl, है ना, और कितने लोन पेयर होंगे? 2 लोन पेयर होंगे। तो जैसा बच्चों हमने H2O बनाया था ना, H2O, वैसा कि वैसा सेम टू सेम क्या बनेगा? SCl2 बनेगा, इस तरह का। अच्छा, H2O में जो एंगल था वो था कितना? 104। यहां पर जो एंगल होगा वो होगा 103 डिग्री, थोड़ा सा कम होगा क्योंकि सल्फर का साइज ऑक्सीजन के मुकाबले ज्यादा है।
तो ये हमारे पास क्या हो गए, डाई हैलाइड। अच्छा, बॉन्ड गिनो तो 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर बॉन्ड है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, 1 2 3 4, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, और जो शेप होगा वो कैसा होगा, बेंट शेप, जैसा H2O होता है। तो H2O के जैसा ही आपको इसको बनाना है। क्लियर, ठीक है। तो फटाफट से देखो जरा, है ना, कुछ ज्यादा तो है नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों चौथा मोनो हैलाइड्स, है ना। एक चीज आपको याद रखनी है कि जो मोनो हैलाइड्स होते हैं, मोनो हैलाइड्स आर इन डाइमर फॉर्म। किस फॉर्म में होते हैं, डाइमर फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, S2F2, S2Cl2, S2Br2, उसी तरह होता है Se2Cl2 और Se2Br2, है ना। तो मोस्टली क्लोराइड, फ्लोराइड और ब्रोमाइड के ही डाइहैलाइड आपको मिलेंगे। अच्छा, अब देखो, अगर मान लिया जाए मुझे ये S2Cl2 का स्ट्रक्चर बनाना है, तो बच्चों S2Cl2 का स्ट्रक्चर किसके जैसे होगा, बिल्कुल किसके जैसे दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जैसे, H2O2 के जैसे, सेम टू सेम, इट जस्ट लाइक H2O2, ऐसा। क्लियर, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास डाई मोनोहैलाइड्स हैं वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी करेंगे। जैसे देखो, अगर मैं आपको बताता हूं Se2Cl2 और यहां पर 2 रखो, तो ये बनाएगा बच्चों SeCl4 प्लस Se। तो 4 Cl हो गए और 4 Se, है ना। तो यहां पर कितना होगा, 3 Se। ठीक है, अब देखो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, है ना। अच्छा, यहां पर कितना है, +4, यहां पर कितना है, 0 ना, +2 नहीं है भैया, +1 है यहां पर, है ना, +1, सॉरी, है ना, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल आए। तो +1 से गया +4 यानी ऑक्सीडेशन, और +1 से गया 0 यानी रिडक्शन। तो जो बच्चों मोनोहैलाइड्स हैं दे कैन अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं और रिडक्शन भी कर सकते हैं, 0 भी जा सकता है और +4 भी जा सकता है। क्लियर। तो चलो आज हम यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और चीजों को हम डिस्कस करेंगे। आपको नोट्स बनाते जाना है, रनिंग लेक्चर के नोट्स बनाते जाना है, एनसीईआरटी पढ़ते जाना है। कहीं कोई दिक्कत होती तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।